हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी पोस्टमार्टम क्लासेज पार्ट 40 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हिंदी की जो ये हमारी पोस्टमार्टम क्लासेज की सीरीज चल रही थी, इसमें हम दोस्तों डेली प्रश्नों के बारे में पढ़ते थे और उनको डिटेल से एक्सप्लेनेशन करते हुए चलते थे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो जैसा कि आपको पता है, आपका परीक्षा कैलेंडर दोस्तों आ चुका है और यूकेपीएससी आपके अपकमिंग एग्जाम्स कराने वाला है, जो कि पुलिस कांस्टेबल का सबसे पहले है आपका दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में आपके पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर होने हैं, जो कि यूकेपीएससी करवाने वाला है। तो इसी को देखते हुए दोस्तों अब दोबारा से आपके हिंदी के पोस्टमार्टम क्लासेस को शुरू कर दिया गया है। और हिंदी की जो ये पोस्टमार्टम क्लासेस है पार्ट 40 से आगे कुछ वीडियोज में दोस्तों हम उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि यूकेपीएससी के द्वारा पहले पूछे गए हैं। यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप इनको कह सकते हैं, यानी कि हिंदी के ऐसे प्रश्न जो यूकेपीएससी अपने विगत एग्जाम पेपर में पूछ चुका है, उन प्रश्नों को मैं आपको डिटेल से बताते हुए चलूँगा, ताकि आपके एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जो विशेषज्ञ रहते हैं या जो टीम सेटिंग पेपर सेटिंग टीम होती है, वह लगभग सेम होती है। तो जिस पैटर्न पे यूकेपीएससी पहले पेपर बनाता था, लगभग दोस्तों उसी पैटर्न पर आप लोगों के पेपर बनने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ वीडियोज़ में, जो पोस्टमार्टम क्लासेस की कुछ वीडियोज़ रहेंगी, इसमें यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। और इसमें दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करेंगे 25 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अभी हाल ही में दोस्तों अप्रैल में यूकेपीएससी का एक पेपर हुआ था, उससे मैंने लिए हुए हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये सीरीज़ दोस्तों आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है और आपको लगता है कि एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, तो मैं इस सीरीज़ को फिर आगे कंटिन्यू करता हुआ चलूँगा। बाकी आप लोगों को पता ही है दोस्तों, पोस्टमार्टम क्लासेज पहले जब यूके एग्जाम कराता था, तब भी यहीं से प्रश्न पूछे जाते थे बैक टू बैक, और रिवीजन की दृष्टि से भी आपके बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यूकेपीएससी और यूके के आगामी एग्जाम हेतु हमने दोस्तों हिंदी का एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट का बैच भी लॉन्च किया है। तो अगर आप उस बैच को लेना चाहते हैं या उससे जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके उस बैच से जुड़ सकते हैं दोस्तों। उसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, 15 से 20 टेस्ट आपको उसमें फ्री में मिल जाएंगे, तो आप फ्रीली भी उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? आपाद मस्तक, अनाधिकार, हृदय विदारक या फिर परित्यक्ता। तो इसमें से दोस्तों अशुद्ध शब्द है आपका अनाधिकार। क्यों? क्योंकि अनाधिकार नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है? अनधिकार होता है। शुद्ध शब्द क्या है? अनधिकार होता है। ठीक है, अन धन अधिकार। तो अनधिकार में कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है, अनधिकार में कौन सा उपसर्ग रहता है? तो अन उपसर्ग लगता है, अन धन अधिकार। ठीक है, और अन उपसर्ग लगता है यहाँ पे। ठीक है, और अधिकार क्या है? इसमें मूल शब्द होता है। और अनधिकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जिसे अधिकार प्राप्त ना हो। ठीक है, अनधिकार। ठीक है, और अनधिकार का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? अधिकार होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा होगा दोस्तों? अनाधिकार होगा, क्योंकि ये असल में क्या होता है? अनधिकार होता है। बाकी दोस्तों आपाद मस्तक आपका शुद्ध शब्द है, हृदय विदारक भी आपका शुद्ध शब्द है, और परित्यक्तता भी आपका दोस्तों शुद्ध शब्द है। देखिए, हृदय विदारक का अर्थ क्या होता है? शोक, शोक टाइप का होता है। ठीक है, शोक उत्पन्न यानी कि। ठीक है, और बाकी आपाद मस्तक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि आपाद मस्तक यानी कि पाँव से लेकर मस्तक तक, ये आपाद मस्तक होता है। बाकी परित्यक्ता होता है मतलब छोड़ना, छोड़ना। परित्यक्ता होता है छोड़ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, तो व्याधि, आधि, व्यथा या फिर यातना। तो शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द दोस्तों आपका होता है क्या? व्याधि। ठीक है, और आपका दोस्तों शरीर के जो भी तनाव या शारीरिक पीड़ा आप कह सकते हैं या रोग कह सकते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? व्याधि कहते हैं। तो शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? व्याधि होगा। और ये सिर्फ शारीरिक पीड़ा के लिए होता है दोस्तों, मानसिक पीड़ा के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मानसिक पीड़ा के लिए कौन सा शब्द होता है या मानसिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होता है, तो वो होता है आधि। ठीक है, आधि क्या है? मानसिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द है, या फिर कह सकते हैं बहुत कष्टदायक पीड़ा या हार्दिक पीड़ा या मान आदि भी आपने सुना होगा। तो ये क्या होता है? मानसिक कष्ट, मानसिक चिंता होती है। ठीक है, बाकी व्यथा दोस्तों आपको बताइए कि दुख या पीड़ा को व्यथा कहते हैं। बाकी यातना की बात करें तो जो बहुत मतलब शारीरिक कष्ट होता है, किसी के साथ में जब अत्याचार करते हैं, तो जब उसे बहुत सारा कष्ट होता है तो उसी को यातना कहते हैं। ठीक है, तो शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? व्याधि होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि पश्चिमी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर दोस्तों पैसाची अपभ्रंश से। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जो पश्चिमी हिंदी का विकास है, यह हुआ है किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, और जो हमारा पश्चिमी हिंदी है, या जो दोस्तों हमारी मूल हिंदी है, जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, ठीक है,
इसका विकास भी कहाँ से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है यह किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अब देखिए पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, हमारी जो मूल हिंदी है उसका विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। तो प्रश्न कभी कभी ये पूछा जाता है दोस्तों कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। तो मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था, KBKBH कब कब है, ठीक है। कैसे दोस्तों क्या होता है? कौरवी, ठीक है। बी से क्या होता है? बुंदौली, ठीक है। के से क्या होता है दोस्तों? खड़ी बोली। कैसे क्या होता है? अगले कैसे क्या होता है? खड़ी बोली होता है, ठीक है। बी से क्या होता है? बी से होता है बुंदेली, ठीक है। और एच से क्या होता है? हरियाणवी, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो कब कब है, क्या क्या हो गया आपका? कैसे हो गया? कौरवी। बी से हो गया दोस्तों आपका ब्रजभाषा या बुंदेली भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मेनली मतलब जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या आती है? 5 बोलियां आती हैं, कब कब है, ठीक है। कब कब है, ठीक है। कैसे हो गया? कौरवी, या आप इसे खड़ी बोली भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी बी से हो गया ब्रजभाषा, ठीक है। अगले कैसे हो गया दोस्तों आपका कन्नौजी, ठीक है। अगले बी से हो गया बुंदौली, और एच से हो गया हरियाणवी। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये 5 बोलियां दोस्तों आपको याद रखनी है, कौन कौन सी? कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है। इसमें से दोस्तों जो कौरवी बोली है इसी को आपको पता है खड़ी बोली भी कहा जाता है, ठीक है। कि कौरवी को ही खड़ी बोली भी कहा जाता है। और मुख्यतः जो ये बोलियाँ हैं दोस्तों, यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश के आसपास में, या खड़ी बोलियाँ हमारी या पश्चिमी हिंदी, मुख्यतः इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। और जो एच है दोस्तों हरियाणवी को ही बांगरू भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बांगरू को ही क्या कहते हैं? हरियाणवी भी कहते हैं। तो कब कब है याद रखना है दोस्तों। कौरवी इसे खड़ी बोली भी कहते हैं। बी से आपका हो गया ब्रजभाषा, अगले के से हो गया आपका कन्नौजी, अगले बी से हो गया आपका दोस्तों बुंदौली, और एच से हो गया क्या? हरियाणवी। ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि अगला प्रश्न देखिए इसी से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी या फिर बुंदेली, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कब कब है। खड़ी बोली भी है जिसे कौरवी कहते हैं, हरियाणवी भी है जिसे बांगरू कहते हैं, बुंदेली भी है दोस्तों, और ब्रजभाषा भी हमारे यहाँ पश्चिमी हिंदी की बोली होती है, ठीक है। तो कौन सी बोली नहीं है इसमें से? तो छत्तीसगढ़ी दोस्तों इसमें से क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी कौरवी कौन सी हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है। पूर्वी हिंदी की दोस्तों 3 बोलियां होती हैं, कौन सी? ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आपको याद रखना है। बाकी पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ होती हैं, खड़ी बोली, और जिसे कभी कभी आपका कौरवी भी कहा जाता है, बाकी ब्रजभाषा, बुंदौली और कन्नौजी और हरियाणवी यानी कि बांगरू, ये आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां होती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अब कभी कभी दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हिंदी को कितनी उपभाषाओं और बोलियों में विभक्त किया गया है। तो हिंदी को दोस्तों मुख्यतः 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों में विभाजित किया गया है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। जिसमें पश्चिमी हिंदी की 5 आती हैं और पूर्वी हिंदी की 3 आती हैं, ठीक है। बाकी ये हिंदी के विकास वाली अगर आपने पुरानी वीडियोज हमारी नहीं देखी है तो उनको आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको डिटेल से ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि निम्न में से तत्सम शब्द छांटिए। सूरज, पत्थर, सर्प और कान, ठीक है। तो देखिए तत्सम आपको बताया तत् धन सम, यानी कि किसके समान? संस्कृत के समान, यानी कि जो शब्द संस्कृत से प्रयुक्त होते थे आज भी हम उसे प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव यानी कि तत् धन भव, यानी कि संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा के विकास क्रम के साथ साथ ही या भाषाओं के विकास क्रम के साथ साथ ही जिसका अर्थ हम वर्तमान में अलग रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं तद्भव शब्द। तो प्रश्न पूछा गया है निम्न में से तत्सम शब्द सूरज, पत्थर, सर्प या कान। तो देखते पता चल रहा है दोस्तों तत्सम शब्द संस्कृत के शब्दों के समान होते हैं, तो सर्प हमारा क्या होगा? तत्सम शब्द होता है, ठीक है। और सर्प का तद्भव शब्द क्या होता है? सांप। अभी हम क्या कहते हैं दोस्तों? सांप कहते हैं। तत् यानी कि उसके समान, किसके? संस्कृत के समान। और तद्भव यानी कि समय और परिस्थितियों के कारण जो परिवर्तन होते हैं या भाषा के विकास के कारण जब परिवर्तन होकर जो नए शब्द हमारे बनते हैं तत्सम शब्दों से परिवर्तित होकर, तो उसे हम बोलते हैं क्या? तद्भव शब्द। जैसे कि सर्प का तद्भव शब्द क्या होता है दोस्तों? सांप होता है, ठीक है। जैसे कि सूरज है, सूरज का ये क्या है? तद्भव शब्द है। पत्थर भी क्या है? तद्भव शब्द है। कान भी क्या है दोस्तों? तद्भव शब्द है। जबकि सर्प क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। सर्प का तद्भव क्या होता है? सांप होता है। ऐसे ही सूरज का जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों ये क्या होता है? ये होता है सूर्य। आपने बोला होगा सूर्य, ठीक है। ऐसे ही पत्थर का जो तत्सम शब्द होता है प्रस्तर। और कान का जो दोस्तों आपका तत्सम शब्द होता है वो होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि सप्त ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? सप्त धन ऋषि, सप्त ऋषि, सप्त धन ऋषि। औ के बाद में री आ रहा है, औ या आ के बाद में ई उ री में से कोई भी आता है दोस्तों, तो वहाँ पर हमारी होती है क्या? गुण संधि। क्या होती है? गुण संधि होता है। तो सप्त धन ऋषि आपको याद रखना है। तो आपका
ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसमें से सही हो जाएगा। सप्तधन ऋषि आपका क्या है, सप्तऋषि सही संधि विच्छेद है। दोस्तों ऐसे प्रश्न ना एग्जाम में बहुत ध्यान से करने होते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं और ये वाला ऋषि भी सही कर देते हैं। तो विशेष याद रखना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, वर्तनी शुद्धियों को भी ध्यान रखना है। सप्तधन ऋषि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होता है। तो इसीलिए सारे ऑप्शन पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। बाकी सप्तऋषि में क्या है हमारी दोस्तों, गुण संधि का यह उदाहरण है। जब ओ आ के साथ में ई उ या री आता है तो यहाँ पर हमारी गुण संधि होती है। ओ आ के बाद में ई आता है तो वहाँ पे ए बनता है, और ओ आ के बाद में उ आता है तो ओ बनता है, और ओ आ के बाद में री आता है तो वहाँ पे अर बनता है। तो सप्तऋषि में भी क्या होती है आपकी गुण संधि होती है, ठीक है। और गुण संधि का दोस्तों एक विशेषता मैंने आपको बताई थी, हमेशा ए की या ओ की एक मात्रा इसमें लगती है। जो एक मात्रा वाले होते हैं वो भी क्या होते हैं हमारे यहाँ पर गुण संधि होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अ वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धन्य या फिर दंत। तो अ वर्ण का उच्चारण स्थान दोस्तों माना जाता है कहाँ से, कंठ से, ठीक है। कहाँ से, कंठ से अ वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। अ आ और जो क वर्ग है, क ख ग घ ङ, इन सभी का उच्चारण दोस्तों कहाँ से होता है, कंठ से होता है। यानी कि जो वर्ण सीधे कंठ से बोले जाते हैं, जैसे कि क ख ग घ ङ, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी दोस्तों, व्यंजनों में के टी एम दोगे, यानी कि के से जो पहले के 5 आएंगे हमारे व्यंजन क ख ग घ ङ, ये क्या होते हैं हमारे कंठ से होते हैं। टी से होता है तालु, उसके बाद में दूसरा जो आता है चौ छ ज झ य, ये तालु से होते हैं। अगला एम से आता है मूर्धन्य, मूर्धन्य में टो ठो डो ढो ड़, ये मूर्धन्य से होते हैं। ऐसे दंत में आता है तो वर्ग, तो थो दो धो नो। ओष्ठ में आता है आपका प फ ब भ म, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी मैंने आपको दोस्तों ये सारी चीज़ें बताई हुई है, हिंदी का ये बेसिक है। तो और इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, कंठ है। अ का उच्चारण स्थान भी और आ का उच्चारण स्थान भी कहाँ से होता है, कंठ से ही होता है। इसी के साथ में क ख ग घ ङ का उच्चारण भी कंठ से होता है। और जो हमारा विसर्ग है दोस्तों अह जो विसर्ग है इसका उच्चारण भी कंठ से ही होता है। और जो ह है ह का उच्चारण भी दोस्तों हमारा कंठ से ही होता है, ठीक है। बाकी तालु से बात करते हैं, तालु से दोस्तों छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण तालु से होता है। बाकी चौ वर्ग में चौ छ जौ झ यों का उच्चारण भी कहाँ से होता है, तालु से होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में दोस्तों यो और ये वाला तालवी सौ, इसका उच्चारण भी तालु से ही होता है, ठीक है। ऐसी बात करते हैं दोस्तों मूर्धन्य से, ठीक है। तो अ आ हो गया कंठ से, ई हो गया तालु से, ठीक है। तो मूर्धन्य से होता है क्या, री का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों, री का उच्चारण होता है मूर्धन्य से। इसी के साथ में टो वर्ग, टो ठो डो ढो णो, इसका उच्चारण भी कहाँ से होता है, मूर्धन्य से होता है। और ये वाला सौ, मूर्धन्य सौ बोलते हैं, इसका उच्चारण भी मूर्धन्य से होता है। बाकी दंत से आपको बताइए, दंत में तो वर्ग आता है, तो थो दो धो नो, इसका उच्चारण दंत से होता है, ठीक है। और एक होता है दंत्य सौ, ये वाला सौ का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है। तो ये तीनों सौ का आपको याद रखना है। ये होता है तालवी सौ, ठीक है दोस्तों, ये होता है मूर्धन्य सौ, और ये होता है दोस्तों आपका क्या, दंत्य सौ। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो अ आ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। ई का उच्चारण तालु से होता है दोस्तों। और उ का उच्चारण कहाँ से होता है, उ का उच्चारण होता है ओष्ठ से, ठीक है। तो ओष्ठ से किसका होता है, उ का उच्चारण आपका ओष्ठ से होता है। और प वर्ग में प फ ब भ म, इसका उच्चारण आपका ओष्ठ से होता है, ठीक है। और ऐ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ तालु से होता है, इसीलिए इन्हें कंठ तालु कहते हैं। और ओ और औ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठोष्ठ से होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ए और ऐ और ई से मिलकर बने होते हैं, और ओ और औ और ऊ से मिलकर बने होते हैं। तो इसलिए कंठ तालवी और कंठोष्ठ ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्या, कंठ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। हमारी बहिन विदुषी है, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, वह लोग आ गए हैं, वह हंसी से टाल गया। तो इसमें से शुद्ध शब्द आपको चुनना है दोस्तों, शुद्ध वाक्य। तो इसमें से हमारी बहिन विदुषी है, ये आपका दोस्तों क्या है, शुद्ध वाक्य है, ठीक है। जबकि ये जो है गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ पे होना चाहिए था गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, श्रेष्ठतम नहीं आएगा, श्रेष्ठ ग्रंथ है आएगा, ठीक है। वह लोग आ गए हैं, यहाँ पर दोस्तों नॉर्मली होगा वे लोग आ गए हैं, वे लोग होना चाहिए, यहाँ पे वह लोग नहीं होगा, वे लोग आ गए होना चाहिए था। बाकी वह हंसी से टाल गया, यहाँ पे होना चाहिए था वह हंसी में टाल गया, हंसी से नहीं हंसी में टाल गया। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारी बहिन विदुषी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रिय प्रवास किस कवि की प्रसिद्ध कृति है। तो जो प्रिय प्रवास जो दोस्तों कृति है, श्याम नारायण पांडेय, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध
की जो प्रसिद्ध कृति है वो है दोस्तों प्रिय प्रवास, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये प्रिय प्रवास जो है यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। और हरिऔध जी को दोस्तों खड़ी बोली के प्रथम महाकवि के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना है प्रिय प्रवास किस कवि की प्रसिद्ध कृति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रसिद्ध कृति है। दोस्तों कभी कभी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा निम्न में से हरिऔध नाम से किसे जाना जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को जाना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? प्रिय प्रवास था। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि किसको कहा जाता है? हरिऔध जी को कहा जाता है। ठीक है, और ये जो प्रिय प्रवास है यह किस प्रकार का काव्य है? तो यह एक प्रकार का दोस्तों विरह काव्य के रूप में भी जाना जाता है। प्रिय जो आपका प्रवास है इसमें कृष्ण के चरित्र की तरह ही राधा के चरित्र में का भी इस टाइप से कुछ वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का ये कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि घी शब्द का तत्सम रूप होता है। ठीक है, तो घी शब्द का दोस्तों जो तत्सम रूप होता है वो होता है क्या? मक्खन, नवनीत, घृत या फिर घृत। तो ये वाला घृत होता है दोस्तों। ठीक है, ये घृत होगा आपका घी शब्द का तत्सम रूप। ठीक है, तो हिंदी में खासकर हमें देखिए ये वाला कुछ लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज होंगे, तो मेनली ये वाली री की नीचे वाला री वाला री की मात्रा इसमें आती है। ठीक है, बाकी देखिए मक्खन क्या है? तद्भव शब्द है। और मक्खन का तत्सम की बात करें तो मृक्षण होता है। मृक्षण जो होता है ना, मृक्षण, ये क्या होता है? मक्खन का जो है वह तत्सम होता है। ठीक है, बाकी दोस्तों नवनीत का तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, नवनीत तो तद्भव शब्द ही है, बाकी घृत भी क्या है आपका? तद्भव शब्द ही है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि विशेषज्ञ का अर्थ क्या होता है? विषय की व्याख्या करने वाला, विषय को विशेष रूप से जानने वाला, विषय को आत्मसात करने वाला या विषय का शौक रखने वाला। तो विशेषज्ञ का अर्थ ही होता है दोस्तों विषय को विशेष रूप से जानने वाला। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब आप ऑब्जेक्शन बैठते हैं तो विशेषज्ञ लोग बैठते हैं जो विषय को विशेष रूप से जानते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि वो विशेषज्ञ लोग होते हैं, तो फिर भी वो क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। ठीक है, तो विषय को विशेष रूप से जानने वाला क्या होता है? विशेषज्ञ होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि हाँ, विषय को विशेष रूप से जानने वाला क्या होता है? विशेषज्ञ होता है। ठीक है, और इसका विलोम शब्द अगर पूछा जाएगा, विशेष का विलोम शब्द क्या होता है? सामान्य होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। निम्नांकित शब्दों में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द को छांटिए। ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से दोस्तों भिन्न शब्दों को छांटना है। लक्ष्य, उद्देश्य, उत्कर्ष या फिर निशाना। तो इसमें से कौन सा भिन्न शब्द है दोस्तों, ये पूछा गया। तो देखिए लक्ष्य हो गया और उद्देश्य हो गया और निशाना हो गया, ये तीनों क्या है? एक ही मतलब टारगेट क्या है आपका? लक्ष्य क्या है आपका? उद्देश्य क्या है आपका? निशाना क्या है? ये ठीक है, ये अर्थ की दृष्टि से सेम है। तो उत्कर्ष यहाँ पर तो क्या क्या होगा? भिन्न हो जाएगा। उत्कर्ष क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, क्योंकि उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? ऊंचा या फिर श्रेष्ठ आप कह सकते हैं। ठीक है, या विकास से आप कह सकते हैं। उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है? मेनली क्या होता है? विकास से होता है। ठीक है, यानी कि ऊंचा या श्रेष्ठ आप इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, और उत्कर्ष का विलोम भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। अपकर्ष होता है, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष उत्कर्ष का विलोम होता है। और ये वाला सौ नहीं आता, ये वाला सौ आता है इसमें, ये भी याद रखिएगा। वर्तनी शुद्धि में आता है अपकर्ष, किसका विलोम होता है? उत्कर्ष का विलोम होता है। जबकि लक्ष्य, उद्देश्य और निशाना ये क्या है दोस्तों? तीनों ही एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं समानार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, लक्ष्य, उद्देश्य या मकसद कह सकते हैं आप इसे, मंजिल कह सकते हैं। ठीक है, जबकि उत्कर्ष क्या होता है? ऊंचा या श्रेष्ठ होता है। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, जबकि ये जो लक्ष्य का विलोम होता है ये क्या होता है? अपलक्ष्य होता है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अधिकारण कारक का चिन्ह कौन सा है? यानी कि अधिकारण कारक चिन्ह कौन सा है? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से जो अलग होने की दृष्टि में आता है, संबंध का के की ना ने नी रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे। इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा जो कारक होते हैं हमारे। ठीक है, तो कारक में प्रश्न पूछा गया कि अधिकरण कारक का कौन सा चिन्ह है? तो कर्ता ने किसका होता है? कर्ता का होता है। कर्ता ने कर्म को, ये क्या होता है? कर्म कारक का होता है। करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की ना ने नी रा रे री, अधिकरण में पर। तो अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा होता है? में अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, में पर। ठीक है, में क्या होता है? अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और कारकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 हमारे कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताते हैं दोस्तों उन्हें कारक कहा जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य
या क्रिया के साथ में उसका संबंध व्यक्त होता है, वो हमारे कारक होते हैं। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मैं क्या है दोस्तों? अधिकरण कारक का चिन्ह है, ठीक है। और को के लिए किसका है? संप्रदान कारक का होता है, ठीक है। और सिर्फ को है वो किसका होता है? कर्ता कारक का होता है, ठीक है। सॉरी, कर्म का होता है, को कर्ता का नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है या कौन सा युग्म गलत है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अनिल, हवा, आपका अविराम अनुसरण, पीछे चलना, और आपका अस्तु यानी कि अच्छा। तो कौन सा युग्म गलत है दोस्तों? आपसे यह पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें से आपका कौन सा युग्म गलत है? अनिल, हवा, और गलत है अविराम दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए अनिल क्या होता है? हवा होता है। आपको बताइए, अनिल यानी कि हवा, नॉर्मल सी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अनिल यानी कि हवा का ही पर्यायवाची होता है। अनुसरण मतलब क्या होता है? किसी का अनुसरण करना, यानी कि उसी के पीछे चलना, ठीक है। अस्तु मतलब क्या होता है? अच्छा, तथास्तु कहते हैं ना, तथास्तु, अस्तु मतलब अच्छा हो जाएगा। तो अविराम ये क्या होगा? ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? एक हिसाब से कह सकते हैं कि समानार्थी या सेम अर्थ वाले नहीं है, तो ये क्या है? आपका गलत है, ठीक है। या पर्यायवाची नहीं है, आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो जो हमारा, अगर आप कहें अभिराम का अर्थ क्या होता है? कि अच्छा लगने वाला, यानी कि मोहक टाइप, ठीक है। और अविराम का मतलब क्या होता है? कि विराम मतलब कि लगातार, मतलब विरामहीन, आप इससे कह सकते हैं, ठीक है। तो अभिराम मतलब क्या होता है? अच्छा होता है या मोहक होता है। और अविराम मतलब क्या होता है? विरामहीन, यानी कि लगातार, ठीक है। तो कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर बी गलत है। बाकी हवा का पर्यायवाची अनिल होता है, या अर्थ होता है, अनिल का अर्थ हवा होता है, आप ये कह सकते हैं समानार्थी। अनुसरण का अर्थ होता है पीछे चलना या पीछे चलने वाला। वस्तु का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची भी आप इसने कह सकते हैं या समानार्थी भी कह सकते हैं। जबकि अभिराम और अविराम क्या है? यह गलत युग्म है। अभिराम का मतलब होता है अच्छा लगने वाला, और अविराम का मतलब होता है लगातार, यानी कि जिसमें विराम ही ना हो, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो अभी दोस्तों ये 27वां प्रश्न के बारे में हम बाद में आएंगे, पहले हम 14वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं, ठीक है। 14वां हमारा प्रश्न बचा हुआ है कि पौ 12 होना क्या है दोस्तों? तो पौ 12 होना दोस्तों क्या होता है? हमारा मुहावरा है, पौ 12 होना, ठीक है। याद रखना आपको, पौ 12 होना क्या है दोस्तों? हमारा मुहावरा है, ठीक है। और पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ होता है दोस्तों चारों ओर से लाभ प्राप्त होना, ठीक है। तो पौ 12 होना क्या है? मुहावरा है, पद नहीं है, पदबंध भी नहीं है, लोकोक्ति भी नहीं है, क्या है? मुहावरा है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मुहावरा दोस्तों आपका कौन सी भाषा का शब्द है? तो मुहावरा आपका क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है? 50, तिगुना, आधा या फिर दसियों। देखिए दोस्तों, 50 यानी कि संख्या का पता चल रहा है, यानी कि निश्चित संख्यावाचक है। तिगुना यानी कि उसका 3 गुना, ये भी निश्चित संख्यावाचक है। आधा यानी कि जो भी है उसका आधा, ये भी निश्चित संख्यावाची विशेषण है। जबकि दसियों जो है, पता नहीं कितना दसियों, ठीक है। तो क्या है? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, यानी कि किसी भी निश्चित संख्या का बोध इससे नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या है? यह अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, ठीक है। जबकि तिगुना, आधा और 50 क्या है? निश्चित संख्यावाची विशेषण है। अनिश्चित में जैसे दसियों हो गया दोस्तों, कई हो गया, अनेक हो गया, हजारों हो गया, अनगिनत हो गया, ये सभी क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित विराम चिन्हों का इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? ठीक है, ये जो विराम चिन्ह दिया गया, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम या फिर उप विराम, ठीक है। तो इसका अर्थ यह है दोस्तों, क्या है? यह है अल्प विराम। ये जो विराम चिन्ह है ना, ये क्या है? अल्प विराम। पूर्ण विराम में क्या होता है? ऐसा होता है, ठीक है, एक डंडा होता है, ठीक है, पूर्ण विराम में, ठीक है। अल्प विराम में दोस्तों क्या होता है? जो हम कहते हैं कॉमा, सिर्फ कॉमा जो होता है वह अल्प विराम होता है। और जबकि ये वाला ऊपर बिंदा नीचे कॉमा, ये क्या होता है? अर्ध विराम का चिन्ह होता है। और उप विराम का चिन्ह कैसा होता है? उप विराम का चिन्ह दोस्तों ऐसा होता है, सिर्फ 2 बिंदे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बाकी विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसा होता है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है, लाघव चिन्ह आपका ऐसा होता है, योजक चिन्ह आपका ऐसा होता है। ये कुछ आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी लोप चिन्ह भी दोस्तों आपको याद रखना है, इस टाइप से या फिर ऐसे करके वो क्या होता है? लोप चिन्ह होता है। तो विराम चिन्ह भी आप लोग याद रख लीजिएगा। पूर्ण विराम 1 डंडा, अल्प विराम 1 कॉमा, अर्ध विराम कॉमा और उसके ऊपर बिंदु, और उप विराम होता है 2 बिंदु, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं? भारती, भूखा, मित्रता या फिर उपकारक, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जो आपका शब्द है क्या? उपकारक, इसमें क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है? उप उपसर्ग जुड़ा हुआ है और अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जबकि क्रॉ इसमें क्या है? मूल धातु आपकी होगी, ठीक है। तो उप उपसर्ग और अक प्रत्यय से बना है आपका उपकारक, उप धन क्रॉ धन कारक, उपकारक, ठीक है। इसका अर्थ होता है भलाई करने वाला, ठीक है। बाकी जो भूखा है दोस्तों, इसमें प्रत्यय है
आ प्रत्यय है इसमें, ठीक है। जो मित्रता है, मित्रता में आपका ता प्रत्यय है, ठीक है। भारतीय में क्या है, ई प्रत्यय है भारतीय में, ठीक है। और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों किसमें जुड़े हैं, उपकारक में जुड़े हैं। उपसर्ग है और अक क्या है, प्रत्यय है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, आलोचना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ठीक है। आलोच्य, आलोचक, आलोचना या फिर समीक्षा। तो आलोचना करने वाले के लिए दोस्तों आपका एक शब्द होगा क्या, आलोचक। जो आलोचना करता है वो क्या होता है, आलोचक होता है, ठीक है। और अगर आलोच्य की बात करें दोस्तों, तो आलोचना के योग्य जो होता है उसको, उसके लिए बोलते हैं आलोच्य। और आलोचना करने वाला जो होता है वो होता है आलोचक। और समीक्षा यानी कि किसी का निर्णय, किसी के समीक्षा करना, यानी कि किसी का आप ये कह सकते हैं जजमेंट करना, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, समीक्षा के बारे में, ठीक है। बाकी आलोचना आपको बताइए, किसी के बारे में गलत बोलना, ये क्या होता है, आलोचना होता है, ठीक है। आलोचक ही क्या होता है, आलोचना करता है, यानी कि किसी की बुराई आप कह सकते हैं। समीक्षा यानी कि किसी का आप समीक्षा करना बोलते हैं नॉर्मली, कि संदर्भ करना या इस टाइप से, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो बिनु पद चले सुनय बिनु काना, विभावना, विशेषोक्ति, विरोधाभास या फिर अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होगा, विभावना अलंकार होता है, ठीक है। विभावना अलंकार दोस्तों मुख्यतः होता क्या है कि जब कोई कार्य किसी कारण के न होते हुए भी हो रहा होता है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बिनु पद चलई सुनय बिनु काना, ठीक है, यानी कि वह बिना पद के या बिना पाँव के चलता है और बिना कानों के सुनता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, किसी भी कारण के न होते हुए भी कार्य हो रहा है, जैसे पाँव ही नहीं है तब भी चल रहा है और कान ही नहीं है तब भी सुन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विभावना अलंकार होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये पूरा जो है, बिनु पद चलई सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, इस प्रकार से ये होता है कि वह ईश्वर के बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है, हाथ न होते हुए भी कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा विभावना अलंकार होता है, ठीक है। अतिशयोक्ति क्या होता है, जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाता है, या जो चीज़ नहीं हुई रहती है उसका भी वर्णन किया जाता है, तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य हो रहा होता है, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है, वहाँ पे विशेषोक्ति होता है। कारण होता है लेकिन कार्य नहीं होता है। और विभावना क्या होता है, जहाँ पर आपका कारण नहीं होता है तब भी कार्य हो रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों विभावना और विशेषोक्ति जो है वह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। विभावना में क्या होता है, कारण के न होते हुए भी कार्य हो रहा होता है, जबकि विशेषोक्ति में कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा होता है, ठीक है, याद रखना है। बाकी विरोधाभास में क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ का विरोधाभास करना है, यानी कि उसको अपोजिट ठहराना, इस टाइप से आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण छांटना है आपको, थोड़ा, चार गुना, कुरूप या फिर प्रत्येक। तो देखिए, विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे गुण, किसी के गुण, यानी कि अच्छा है, गंदा है, बुरा है, तो यहाँ पे क्या है, गुणवाचक विशेषण होगा आपका कुरूप, ठीक है। कुरूप क्या होगा आपका यहाँ पे, गुणवाचक विशेषण होगा। नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि जो शब्द किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्थिति, दशा, निर्दशा, स्थिति, गंध, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, वह गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो यहाँ पे कुरूप क्या है, किसी का एक तो मतलब वो उसके रूप की वो कर रहा है वो, ठीक है, व्याख्या कर रहा है और अच्छे पक्ष में नहीं कर रहा है, या आप ये कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति का दोष प्रकट कर रहा है, कुरूप व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। जैसे कि बेईमान होता, ईमानदार होता, विनम्र होता, बलवान होता, सुंदर भी कहा होता। सुंदर भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है, वो उसके सुंदर रूप की व्याख्या कर रहा है। कुरूप में वो उसके गंदे रूप की व्याख्या कर रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी चार गुना ये क्या होता है दोस्तों, आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण है, चार गुना हमें पता है। थोड़ा क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। और प्रत्येक क्या होता है आपका, निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह क्या होता है आपका, सत्याग्रह का संधि विच्छेद होता है, ठीक है। सत्य धन आग्रह, और अधन आ बराबर आ होता है यहाँ पे दोस्तों। और यहाँ पर आपकी क्या है, दीर्घ संधि है सत्याग्रह में, ठीक है। सत्याग्रह में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। जब समान स्वरों का समान स्वरों से मेल होता है, ओ का ओ या आ का ओ या आ के साथ में, ई का ई के साथ में, उ या उ का उ के साथ में, तो वहाँ पे हमारी संधि जो होती है दीर्घ संधि होती है। तो सत्य धन आग्रह यहाँ पे क्या होगी, हमारी दीर्घ संधि होती है। अगला प्रश्न है, दरिद्रता निम्न में से किस संज्ञा भेद का उदाहरण है, ठीक है। तो दरिद्रता जो है दोस्तों, देखिए, दरिद्रता व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। तो दरिद्रता जो है दोस्तों, वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। जब किसी भी पदार्थ के या फिर व्यक्ति के या प्राणी के स्वभाव या उसके गुण या भाव आदि का बोध किया जाता है या कराया जाता है, वहाँ पर क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो दरिद्रता में उसकी दरिद्रता का बोध कराया जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा आपका
भाववाचक संज्ञा का ये विशेष वो उदाहरण है, ठीक है। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, जो शब्द केवल व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक में जो शब्द एक ही प्रकार की वस्तुओं का या जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक कहलाते हैं। जबकि समूहवाचक में क्या होता है, जो शब्द किसी व्यक्ति का या किसी का ना होकर किसी पूरे समूह का भेद कराते हैं तो वो समूहवाचक होते हैं। जबकि दरिद्रता क्या होती है, यह एक भाव है, ठीक है, दरिद्रता का एक भाव है, ठीक है। तो ये भाववाचक विशेषण है। जैसे कि क्रोध है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे कि क्रोध है वो क्या है, भाव है, ठीक है। आपका आपका सुंदरता है वो क्या है, भाव है। मिठास है क्या है, भाव है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो किसी गुण दशा आदि का बोध कराते हैं तो भाववाचक होते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या, दरिद्रता, ठीक है। आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ क्या है, तो ये मुहावरा है दोस्तों। इसका अर्थ होता है क्या, महंगाई का बढ़ जाना। तो आटे दाल का भाव मालूम होना का मतलब होता है क्या, महंगाई का बढ़ जाना, ठीक है। बाकी ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक ऐसा ही होता है दोस्तों कि आटा गीला होना यानी कि मुसीबत में पड़ना। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, महंगाई में बढ़ जाना, और आटा गीला होना का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निज भाषा उन्नति है सब सन्नति को मूल, किस प्रसिद्ध कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं, ठीक है। तो निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि की क्या है, काव्य पंक्तियाँ हैं। किसकी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यह काव्य पंक्तियाँ हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। और इनका मूल नाम क्या था, ये भी प्रश्न पूछा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम था क्या, हरिश्चंद्र, जबकि इनको भारतेंदु की उपाधि मिली थी, इसीलिए इनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। और इनके कई सारे दोस्तों निबंध संग्रह हैं, नाटक संग्रह हैं, ठीक है। और नाटकों का प्रारंभ करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही जाना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में इन्हें जाना जाता है। और बांग्ला के भी एक कवि थे, बांग्ला में इन्होंने शुरुआत करी थी अपनी लिखने की, ठीक है। बाकी इनके कई सारे दोस्तों नाटक हैं, जैसे कि सत्य हरिश्चंद्र हो गया, श्री चंद्रावली हो गया, नील देवी हो गया। कई इनके अलग से निबंध संग्रह है, जैसे कि नाटक हो गया, जाति संगीत हो गया, और कालचक्र हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इनके बारे में बताने के लिए। बाकी अंधेर नगरी भी दोस्तों इनका एक प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। और वैदिक हिंसा ये भी इनका एक प्रसिद्ध नाटक है। प्रेम जोगिनी इनका एक प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न है अनेक शब्द होता है, ठीक है। तो अनेक शब्द क्या है, यह प्रश्न है मेनली आपका। तो अनेक दोस्तों क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन। तो अनेक का मतलब आपको पता है बहुवचन है। तो एक वचन बहुवचन आप सभी लोगों को पता है कि शब्द के जिस रूप से किसी के एक होने का बोध होता है, किसी भी व्यक्ति के, वस्तु का, आदि का एक होने का बोध होता है, वहाँ पे एक वचन होता है। और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, वहाँ पे बहुवचन होता है। तो अनेक का क्या है, एक से अधिक के लिए अनेक प्रयुक्त होता है। तो ये क्या होगा, आपका बहुवचन होता है, ठीक है। एक वचन में क्या होगा, एक व्यक्ति का बोध होगा, ठीक है। जैसे कि आपका स्त्री हो गया, घोड़ा हो गया, नदी हो गया, रुपया हो गया। बहुवचन में स्त्रियाँ हो गया, घोड़े हो गया, नदियाँ हो गया। या एक वचन में आप कह सकते हैं एक होगा तो एक वचन होगा, बहुवचन होगा तो अनेक हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, सज्जन शब्द का विलोम शब्द होता है, ठीक है। तो सज्जन का विलोम क्या होता है दोस्तों, सज्जन का विलोम होता है आपका दुर्जन। याद रखना है, सज्जन का विलोम होता है दुर्जन। दुष्ट भी नहीं होता, सज्जन भी नहीं होता, कपटी भी नहीं होता, क्या होता है, दुर्जन होता है, ठीक है। सज्जन का अर्थ होता है अच्छा व्यक्ति, और दुर्जन का मतलब होता है दोस्तों क्या, बुरा व्यक्ति, ठीक है। बाकी विलोम शब्द आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो सत धन जन, सज्जन, और सज्जन में कौन सी संधि होती है, ये भी प्रश्न पूछा था। तो व्यंजन संधि सज्जन में होती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में आपको 27 प्रश्न बता दिए हैं। ये वाला प्रश्न भी बता दिया था। और 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि तरणी का अर्थ सूर्य है, तो तरणी का अर्थ क्या होगा, हिंदी में स्पष्ट व्यंजनों के कितने वर्ग हैं, और निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है। इसके आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इन 3 क्वेश्चनों के। बाकी दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये वीडियो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अपनी तरफ से आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सीरीज़ दोस्तों आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू। और दोस्तों अगर आप हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, या एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।